हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 8। अभी को जब पता चला कि नैना के साथ सौंदर्या भी मिली हुई है तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह कभी अपनी मॉम तो कभी नैना को देखता। नैना को मुस्कुराते देखकर सौंदर्या ने कहा, नैना बताओ ना, आगे क्या करना है। सौंदर्या की आवाज से नैना की तंद्रा टूटी और उसने उनकी तरफ पलटकर कहा, मॉम अब आगे जो करेंगे डैड करेंगे। सौंदर्या ने सुना तो समझ गई कि नैना क्या कहना चाहती है, इसलिए जवाब में वो भी मुस्कुरा दी। लेकिन अभी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने कहा, कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है। पड़ोसी, तुम्हारी ट्यूबलाइट देर से जलती है क्या? ओह मॉम इसे छोड़ो, लेकिन मुझे आपसे शिकायत है। नैना ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, क्यों बेटा, मैंने क्या किया? सौंदर्या ने हैरानी से पूछा, आपने कहा आप विहान के क्लिनिक आएंगी, लेकिन आप वहां नहीं आई। मैं वहां कितना अकेला महसूस कर रही थी। नैना ने मायूस होकर कहा। सौंदर्या ने सुना तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा, ओह आई एम रियली सॉरी नैना, मैं दरअसल निधि और अनुराग के चक्कर में ये बात भूल गई। डॉक्टर ने क्या कहा? नैना कुछ कहती इससे पहले ही अभी ने कहा, विहान ने कहा है हमें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। वो नहीं चाहता कि हम किसी भी तरह की लापरवाही बरतें या इलाज में देरी करें। इसके लिए नैना को कुछ दिन एडमिट भी रहना पड़ेगा क्योंकि ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलेगा। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था अभी, मैं तुरंत वहां आ जाती। और तुम लोग वापस क्यों आए हो? तुम्हें आज से ही बल्कि अभी से ही नैना का ट्रीटमेंट शुरू करना था। तुम नैना को लेकर इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? सौंदर्या ने अभी पर गुस्सा करते हुए कहा। नैना एकदम से अभी और सौंदर्या के बीच में आ गई और सौंदर्या से कहा, मॉम 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 शांत हो जाइए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैंने ही एक दिन बाद एडमिट होने को कहा था। पर क्यों नैना, तुम जानती हो ना इस वक्त तुम कितनी बड़ी बीमारी से लड़ रही हो। एक मिनट, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे विहान का नंबर दो, मैं उससे बात करती हूँ, सौंदर्या ने कहा। नैना ने उनके दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया और प्यार से कहा, मॉम कल मेरा जन्मदिन है, प्लीज सिर्फ कल के दिन मुझे अपनी जिंदगी जीने दीजिए, उसके बाद मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैंने कभी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं किया, पर इस बार करना चाहती हूँ। प्लीज मॉम, कल के बाद क्या पता मेरा जन्मदिन दोबारा आए ही ना। नैना, सौंदर्या ने तड़प कर कहा और ऐसा कहते हुए उनकी आंखों में लगभग आंसू भर आए। वे जानती थी कि नैना जिस बीमारी से लड़ रही है उसके लिए नैना का मजबूत होना कितना जरूरी था। अभी ने नैना की बात सुनी और कहा, नैना तुम अपने कमरे में जाओ और थोड़ा आराम कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नैना को एहसास हुआ कि जब से उसे कैंसर के बारे में पता चला है वह खुद को लेकर थोड़ी नेगेटिव हो गई है। वह अभी की तरफ पलटी और कहा, मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुम पीना चाहोगी? तुम्हें इस वक्त चाय नहीं पीनी चाहिए, विहान ने कहा है ट्रीटमेंट तक तुम्हें ये सब चीजें बंद करनी होगी। नैना फिलहाल तुम्हें आराम की जरूरत है, जाओ अपने कमरे में जाओ, अभी ने कहा। नैना अभी से किसी तरह की बहस करना नहीं चाहती थी, इसलिए सौंदर्या को गुड नाइट बोलकर वहां से चली गई। तुमने नैना को चाय के लिए मना क्यों किया? ऐसा तो किसी भी ट्रीटमेंट के दौरान नहीं होता अभी, सौंदर्या ने पूछा। मॉम मैं जानता हूँ वो इस वक्त चाय क्यों पीना चाहती है। इस वक्त उसके दिमाग में एक तूफान चल रहा है, उसे शांत करने के लिए उसका सोना बहुत जरूरी है। अगर वो इस वक्त चाय पिएगी तो बिल्कुल नहीं सो पाएगी और उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। नैना के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है उसकी ओवर थिंकिंग और मैं नहीं चाहता मॉम इस वक्त वो कुछ भी सोचे और परेशान हो, अभी ने सौंदर्या को समझाते हुए कहा। सौंदर्या ने देखा अभी नैना को बहुत अच्छे से जानने लगा है और उसकी आंखों में नैना के लिए प्यार के साथ साथ परवाह के भाव भी साफ दिखाई दे रहे थे। सौंदर्या ने अभी की गाल को छुआ और कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी नैना को कुछ नहीं होगा। अभी ने हामी में गर्दन हिलाई, पर सौंदर्या से निधि और अनुराग के बारे में बात कर पाता इससे पहले ही उसका फोन बजा। स्क्रीन पर मृणाल का नंबर देखकर अभी ने कहा, मॉम मैं एक जरूरी कॉल लेकर आता हूँ। ठीक है।
सौंदर्या ने कहा और खुद सोफे पर आ बैठी। उसने नैना की ट्रीटमेंट फाइल को उठाया और उसे देखने लगी, जिसमें नैना की टेस्ट रिपोर्ट्स के साथ नैना के बचने के कम चांस भी सौंदर्या को साफ नजर आ रहे थे। उन्होंने घर के मंदिर की तरफ देखा और मन ही मन नैना की ठीक होने की प्रार्थना करने लगी। आशीर्वाद अपार्टमेंट, दिल्ली। शीतल, जल्दी करो, ट्रेन का वक्त हो गया है, हम लेट हो जाएंगे, सार्थक ने अपनी कलाई पर कड़ी बांधते हुए कहा। शीतल जो कि किचन में थी, वह डिब्बे में कुछ पैक कर रही थी। उसने जल्दी जल्दी डिब्बे में सामान रखा और बंद करते हुए कहा, बस हो गया, अभी आई। शीतल, बेटा ये मुझे दो, मैं करती हूँ, तुम जाकर अपना बाकी सामान रखो, मिसेस शर्मा ने कहा तो शीतल किचन से बाहर चली आई। कुछ देर बाद वह तैयार होकर अपना बैग और बाकी सामान लेकर बाहर आई। मिसेस शर्मा ने सभी डिब्बों को एक बैग में रखा और किचन से बाहर आकर कहा, शीतल, तुम और सार्थक घूमने जा रहे हो, तो वहां ये घर का खाना किस लिए? माँ, वो बाहर ना खाना अच्छा नहीं मिलता, और फिर आप ही तो कहती हैं कि बाहर का खाने से सेहत और पैसे दोनों खराब होते हैं, तो बस इसलिए इस बार मैंने घर का खाना साथ रख लिया ताकि बाहर से कुछ उल्टा सीधा ना खाना पड़े। शीतल ने झूठ कहा। चलो अब चलते हैं। अच्छा माँ, चलता हूँ, अपना और पापा का ख्याल रखना, सार्थक ने मिसेस शर्मा के पैर छूकर कहा। तू भी अपना और बहू का ख्याल रखना, खूब मजे करना और घूमना फिरना, मिसेस शर्मा ने कहा। शीतल ने भी आकर अपनी सास के पैर छुए तो उन्होंने धीरे से कहा, सदा सुहागन रहो, और हाँ, वापस आओ तो इस घर में किलकारी मारने वाला कोई चाहिए मुझे। शीतल मुस्कुराती। इस बार उसे अपनी सास की कही ये बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी। शादी को 1 साल होने में बस कुछ ही महीने बचे थे। शुभ ने कैब बुक कर दी और कुछ देर बाद ही कैब सोसाइटी के बाहर खड़ी थी। मिसेस शर्मा सार्थक और शीतल को छोड़ने नीचे सोसाइटी के गेट तक चली आई। मिसेस गुप्ता और सोसाइटी की कुछ औरतें वहीं लॉन में मौजूद थी। उन्होंने जब शीतल और सार्थक को बैग लेकर जाते देखा तो आपस में खुसर फुसर करने लगी। मिसेस शर्मा दोनों को बाय बोलकर अंदर आई और जैसे ही सीढ़ियों की तरफ जाने लगी, मिसेस गुप्ता ने कहा, मिसेस शर्मा, जरा सुनिए। मिसेस आहूजा के सामने मिसेस गुप्ता थोड़ी ठीक थी, इसलिए मिसेस शर्मा उनकी बात सुनने के लिए रुक गई। और जब मिसेस गुप्ता उनके पास आई तो कहा, कहिए मिसेस गुप्ता, आज सुबह सुबह आप यहाँ? अरे मैं तो सुबह 6 बजे से ही लॉन में हूँ। वो क्या है ना, इस बार सोसाइटी के इलेक्शन में मैं भी हिस्सा ले रही हूँ। अब सोसाइटी की लीडर खुद फिट नहीं होगी तो सोसाइटी को कैसे संभालेगी? मिसेस गुप्ता ने इतराते हुए कहा। मिसेस शर्मा मुस्कुराई और कहा, लेकिन आप अभी सोसाइटी की लीडर बनी नहीं है मिसेस गुप्ता, उससे पहले ही इतना बढ़ चढ़ कर बात कर रही है। अरे छोड़िए, मैंने सुना है आपने भी सोसाइटी के इलेक्शन में अपना नाम दिया है, क्या ये सच है? मिसेस गुप्ता ने बात बदलते हुए कहा। हाँ, वो मेरी बहू ने कहा कि इस बार मुझे भी अपना नाम देना चाहिए। वो क्या है ना कि मेरी बहू का कहना है, अगर मैं अच्छी सास बन सकती हूँ तो अच्छी लीडर तो बन ही सकती, और वो भी बिना किसी को कढ़ाई पनीर खिलाए, मिसेस शर्मा ने कहा। मिसेस गुप्ता दबी सी हंसी हंसने लगी और कहा, आप भी ना मिसेस शर्मा, भिगो कर जूते मारने में तो आपका कोई जवाब नहीं है। वैसे मिसेस आहूजा और मिसेस तिवारी ने भी अपना नाम दिया है, देखते हैं कौन बनती है लीडर। मिसेस शर्मा ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर वहां से चली गई। जब से उन्होंने शीतल के साथ दोस्ताना बर्ताव करना शुरू किया था, तब से सोसाइटी की इन महिलाओं से बात करना कम कर दिया था। मिसेस शर्मा और मिसेस गुप्ता को नहीं पता था कि इस वक्त वहां उन दोनों के अलावा एक इंसान और मौजूद थी जो छुपकर उन दोनों की बातें सुन रही थी, और वो थी मिसेस आहूजा। दोनों के वहां से जाने के बाद मिसेस आहूजा दीवार के पीछे से बाहर आई और खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, बहुत घमंड है ना तुम्हें तुम्हारी बहू पर। तुम्हारी उस बहू के पर अगर मैंने नहीं काटे तो मेरा भी नाम मिसेस आहूजा नहीं, और इस बार इलेक्शन में तो मैं ही जीतूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम दोनों सास बहू से अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। मिसेस आहूजा की आंखों में नफरत और गुस्से के भाव तैरने लगे।
और वह पैर पटकते हुए वहां से चली गई। बीकानेर रेलवे स्टेशन। सुबह सुबह मोंटी उतरे हुए चेहरे के साथ स्टेशन की बेंच पर बैठा अपनी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। चित्रकूट पहुंचने में उसे 17-18 घंटे लगने वाले थे। सुबह का नाश्ता मोंटी ने स्टेशन के बाहर ही कर लिया था, क्योंकि खाली पेट उसका दिमाग वैसे भी काम नहीं करता था। कल रात से मोंटी को घर आने के लिए 4-5 बार फोन आ चुका था, और ऐसे में मोंटी का घर जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसे जल्द से जल्द घर वालों की इस गलतफहमी को दूर करना था कि उसके और रुचिका के बीच सब ठीक है। मोंटी रुचिका से नाराज था, लेकिन इस घटना के बाद तो उसका गुस्सा रुचिका के लिए और ज्यादा बढ़ गया। गुस्से गुस्से में मोंटी ने अपना फोन निकाला और रुचिका का नंबर डायल किया। एक तुरंत के बाद ही रुचिका ने फोन उठा लिया। वह कुछ कहती इससे पहले ही मोंटी ने गुस्से में बोलना शुरू किया। तुम खुद को समझती क्या हो रुचिका? तुम्हें प्यार शादी का मजाक लगता है? आखिर तुमने हमारे बीच की बात को घर वालों के बीच लाने की गलती क्यों की? और ये तो किया, इसके साथ तुमने मेरे घर पर भी बता दिया। तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? तुम जानती भी हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। झगड़ा हमारा था, तुमने उसके घर वालों के सामने क्यों लाया? क्यों तुमने ये सब बताकर मेरे माँ बाप को परेशान किया? उनके साथ साथ तुमने मुझे भी एक बड़ी परेशानी में डाल दिया है रुचिका। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आखिर तुम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? मोंटी की बात सुनकर रुचिका की आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि जो कुछ हो रहा था उसमें रुचिका की गलती बस इतनी थी कि उसने अपने और मोंटी के बारे में अपने घर में बता दिया, और मिस्टर शर्मा ने इन सब बातों को बढ़ा चढ़ाकर मोंटी के पिताजी को, जिससे चीजें बेहतर होने के बजाय और ज्यादा बिगड़ गई। मोंटी, मेरी बात सुनो, तुम जो गलत समझ रहे हो, मैंने पापा से कुछ भी नहीं कहा। वो पापा ने ही उनसे बात की थी, रुचिका ने मायूस होकर कहा। रुचिका की बात सुनकर मोंटी और भड़क गया और कहा, ओह, मैं ये कैसे भूल गया कि तुम्हारे महान पापा की नजर में तो मैं एक नालायक और बेरोजगार लड़का हूँ। लेकिन इन सब में मेरे घर वाले बीच में कैसे आ गए? उन्होंने इनमें इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? क्या उनमें मुझसे डायरेक्ट बात करने की हिम्मत नहीं थी? अपने पापा के लिए मोंटी से ऐसी बातें सुनकर रुचिका को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मोंटी, जबान संभाल के, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे पापा के बारे में इस तरह से बात करने का। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। कहते हैं ना कि गुस्से में इंसान को होश नहीं रहता कि वह क्या कह रहा है और क्या समझ रहा है। मोंटी के साथ भी यही हुआ और उसने कहा, ओह, तो अब मुझे तुम हद में रहना सिखाओगी। मैं अब तक अपनी हद में ही हूँ रुचिका, लेकिन तुम्हारे पापा ने हद पार कर दी और इसका अंजाम अब बहुत बुरा होगा। तुम क्या मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, क्या अंजाम होगा मोंटी? यही ना कि तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ, इससे ज्यादा और तुम कर ही क्या सकते हो? रुचिका ने गुस्से से उबलते हुए कहा। रुचिका की छोड़ने वाली बात सुनकर मोंटी थोड़ा शांत हुआ और उलझन भरे स्वर में कहा, छोड़ दूंगा? पर मैंने ये कब कहा? रुचिका, तुम गलत समझ रही हो। अंजाम से मेरा मतलब, मैं तुम्हारा मतलब सब समझती हूँ मोंटी। आज के बाद मुझे फोन मत करना, भाड़ में जाओ तुम। रुचिका ने रोते हुए कहा और फोन काट दिया। मोंटी अपना सर पकड़कर बैठ गया। एक बड़ी गलती वह पहले ही कर चुका था, रुचिका को उसके घर अकेला छोड़कर, और अब उसने दूसरी गलती कर दी। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 8। इस कहानी का अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, प्लीज कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।